7 मई 2025 की वो रात, जब पहलगाम में धर्म पूछकर मासूमों के सुहाग गुजारने वाले आतंकी सरहद के उस पार पाकिस्तान की ज़मीन पर अपने ठिकानों में बेखबर सो रहे थे। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। रात लगभग 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक साथ सटीक हमले किए गए। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें और कई बम बरसाए गए। कुछ ही पलों में आतंक के ये अड्डे धुएं और राख में बदल गए, मानो उनका नामो निशान मिटा दिया गया हो। लेकिन भारत का ये जवाब सिर्फ मिसाइलों का जवाब नहीं था। ये बदला था हर उस विधवा के आंसू का जिसके माथे का सिंदूर इन आतंकियों ने उजाड़ा था। ये बदला था उन मासूम बच्चों की खामोश चीखों का जिनसे उनके पिता छीन लिए गए। ये बदला था उन आकाओं को दिया गया संदेश जो निर्दोषों को मारकर कायरता की जीत समझते थे। जिस देश की धरती पर एक माँ से कहा गया, तुझे नहीं मारेंगे, तू जिंदा रहकर जाकर हिंदुस्तान को बताना, मोदी को बताना कि हमने तेरे पति को मार दिया। उसी देश को भारत ने जवाब दिया, 9 ठिकानों पर गिरी गर्जनाओं से। रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर तक, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक आतंक के ठिकानों को राख में बदल दिया गया। ये कार्रवाई 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी कहीं बड़ी थी। ये भारत का अब तक का सबसे सटीक, सबसे निर्णायक और सबसे प्रभावी जवाब था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए अब लौटते हैं उस पल पर जहां से ये आग भड़की थी, पहलगाम की उस घटियों में जब आतंक ने इंसानियत को ललकारा था। अब देखिए पहलगाम हमला, शुरुआत से साजिश तक, और कैसे उस एक रात ने भारत के सबसे बड़े जवाब की कहानी लिख दी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की पहलगाम की बैसरन वैली, जो अनंतनाग ज़िले से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है और जिसे लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, उस दिन सैकड़ों टूरिस्टों से भरी हुई थी। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां और देवदार के लंबे लंबे पेड़ों का घना जंगल था। लोग अपने परिवार के साथ हंसते बोलते घूम रहे थे। कोई नई नई शादी के बाद हनीमून मनाने आया था, तो कोई बच्चों के साथ जिंदगी के खुशहाल पल जी रहा था। तभी अचानक देवदार के जंगल से 5 से 6 लोग निकलकर घाटी में घुस आए। कुछ ने सेना और पुलिस जैसी वर्दी पहन रखी थी, लेकिन असल में वो बेरहम आतंकी थे जिनके हाथों में AK-47 और M4 जैसी खतरनाक राइफलें थीं। आते ही एक आतंकी शुभम नाम के युवक के सामने आकर बंदूक तानते हुए चिल्लाया, बता तू हिंदू है या मुसलमान? डर से कांपते शुभम ने धीमी आवाज में कहा, हिंदू। बस इतना सुनते ही आतंकी ने गुस्से में अंधाधुंध गोलियां चला दी और शुभम वहीं गिर पड़ा। उसकी पत्नी चीखते हुए बोली, बचाओ, मेरे पति को बचाओ। लेकिन आतंकियों ने पूरी घाटी में फैलकर हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी नई नवेली दुल्हन हिमांशी के साथ खड़े थे, जिनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे। एक आतंकी ने उनसे नाम और धर्म पूछा। विनय ने कहा, हिंदू, और अगले ही पल गोली चल गई। हिमांशी रोते हुए अपने पति की लाश से लिपट कर कहती रही, विनय उठो, प्लीज उठो। चारों तरफ गोलियों की गूंज से घाटी कांप रही थी। कुछ लोग पेड़ों के पीछे छिप रहे थे, तो कुछ अपने बच्चों को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका में काम करने वाले कोलकाता के बिटान अधिकारी अपनी पत्नी सोहिनी और 3 साल के बेटे का हाथ पकड़कर भागे, तो आतंकियों ने उन्हें घेर लिया और ये जानकर कि बिटान हिंदू है, उसकी पत्नी और बेटे के सामने ही उसे गोलियों से भून दिया। तभी एक खून से सना आतंकी लोगों के सामने आकर चिल्लाया, सारे हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ। लोग डर से सन्न रह गए और फिर आतंकियों ने एक एक करके पूछा, क्या तुम हिंदू हो? जिसने भी हाँ कहा उसे गोली मार दी गई। कुछ लोगों से कलमा पढ़ने को कहा गया और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें भी मार दिया गया। पल्लवी के पति मंजूनाथ को भी धर्म पूछकर गोली मार दी गई। तो पल्लवी रोते हुए बोली, मुझे भी मार दो, मैं अब जीकर क्या करूंगी? इस पर एक आतंकी हंसते हुए बोला, जा, तुझे नहीं मारते, मोदी को जाकर बता देना। करीब 20 लोग मारे जा चुके थे।
इसके बाद आतंकियों ने मर्दों को लाइन में खड़ा कर उनका खतना चेक किया और जिनका खतना नहीं था उन्हें गोली मार दी गई। घाटी में सिर्फ बच्चों के रोने की आवाजें, महिलाओं की चीखें और लाशों पर बहता खून रह गया। इसी बीच घोड़ा चलाने वाला आदिल हुसैन एक हिंदू टूरिस्ट को लेकर आ रहा था। आतंकियों ने टूरिस्ट पर निशाना साधा तो आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बिना चिल्लाते हुए कहा, इसे मत मारो, मुझे मार दो, और एक आतंकी से राइफल छीनने की कोशिश की। लेकिन अकेला आदिल आतंकियों के सामने टिक नहीं पाया और गोलियों की बौछार में उसकी भी जान चली गई। आदिल चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने धर्म से ऊपर इंसानियत को चुना। उधर आतंकी अपने शरीर पर लगे कैमरों से पूरे नरसंहार की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मरे हुए लोगों के पास खड़े होकर हंसते हुए सेल्फी ले रहे थे और जब उन्हें कोई और गैर मुस्लिम मर्द नहीं मिला तो मरे हुए लोगों पर भी दोबारा गोलियां चला दी। करीब 300 राउंड फायरिंग के बाद वो घाटी छोड़कर भाग निकले। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और करीब 20 लोग घायल हुए। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे खौफनाक आतंकी हमलों में से एक था, जिसमें खुलेआम धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। और जैसे ही इस हमले की खबर मीडिया में फैली, पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन पहलगाम का हमला बाकी सभी आतंकी वारदातों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार आतंकियों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं और धर्म के नाम पर की गई इन बेरहम हत्याओं ने पूरे देश की सहनशक्ति को तोड़ दिया था। दूसरी ओर पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। कभी इन आतंकियों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हंसाने लगा तो कभी इस हमले का ठीकरा भारत पर ही फोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार भारत सरकार ने सिर्फ बयान देने के बजाय ठोस कदम उठाने का मन बना लिया और सबसे पहले डिप्लोमेटिक स्तर पर ऐसे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं हुए थे। भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान की खेती और जीवन रेखा मानी जाने वाली नदियों के पानी पर सीधा असर पड़ सकता था और जरूरत पड़ने पर पानी रोका या अचानक छोड़ा भी जा सकता था। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, वीजा सुविधाएं रद्द कर दी गईं और पाकिस्तान से जुड़े कई और कड़े फैसले लागू किए गए। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों, खिलाड़ियों, मीडिया संस्थानों और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगा दी गई और OTT प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तानी फिल्में, शो और गाने हटवा दिए गए। साफ था कि भारत इस बार पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद पर हमेशा के लिए रोक लगाना चाहता है। इसलिए एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सार्वजनिक मंच से कह चुके थे कि इस हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी सोच से कहीं बड़ी सजा मिलेगी। और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक व 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भी जान चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य जवाब देने से पीछे नहीं हटता। इसी डर के कारण पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ये आशंका सता रही थी कि इस बार भी भारत की तरफ से करारा जवाब जरूर आएगा। लेकिन भारत सरकार अच्छी तरह समझ चुकी थी कि पाकिस्तान किसी जवाबी कार्रवाई के इंतजार में बैठा है। इसलिए इस बार सीधा वार करने के बजाय पहले उसे रणनीति के जाल में उलझाया गया। 6 मई 2025 को भारत ने देश के 244 इलाकों में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की घोषणा कर दी और ये संदेश दिया गया कि 1971 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है। बाहर से देखने पर ऐसा लगा जैसे भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा हो। पाकिस्तान ने इस घोषणा को ही असली तैयारी मान लिया और उसकी सेना हाई अलर्ट पर चली गई। खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम को भांपने में जुट गईं। हर पोस्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान यही समझता रहा कि भारत खुली जंग की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसी शोर और भ्रम के बीच भारत ने चुपचाप ऑपरेशन सिंदूर की आखिरी तैयारी पूरी कर ली। दुश्मन की नजरें एक दिशा में लगी रहीं और भारत ने अपने असली वार की दिशा तय कर ली। ये पूरी चाल इसलिए चली गई ताकि पाकिस्तान आखिरी पल तक असली ऑपरेशन को समझ ही ना पाए और जब तक उसे हकीकत का अंदाजा होता तब तक ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता। 19 अप्रैल 2025 दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हर दिल में एक ही सवाल था, अब और कब तक। PM बोले, देश से आतंक का खात्मा करना है,
एक्शन कैसे होगा, कब होगा, ये फैसला अब सेनाएं खुद लेंगी। आपको पूरी आज़ादी है। इसके बाद शुरू हुआ खुफिया एजेंसियों का ऑपरेशन रॉ और NTRO। पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करने लगे। हर मूवमेंट, हर रेडियो सिग्नल, हर कैंप की हलचल, सब भारत की नज़र में था। 21 टारगेट्स आइडेंटिफाइड हुए। 21 ठिकानों में से 9 हाई वैल्यू टारगेट्स चुने गए, वही ठिकाने जहां से पुलवामा, 26/11, पहलगाम जैसे हमलों की साजिश रची गई थी। पहलगाम में जिन महिलाओं का सिंदूर उजरा था, उनकी सूनी मांग भारत को सोने नहीं दे रही थी। इसीलिए इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये हर उस बहन के आंसुओं का बदला था जिसके सामने उसका सुहाग छीना गया था। 6 और 7 मई की रात आसमान शांत था, लेकिन तूफान उठने वाला था। राफेल, मिराज 2000 और सुखोई Su-30 MKI अपने अपने टारगेट के लिए उड़ान भर चुके थे। भारतीय सीमा के भीतर रहते हुए POK और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाना था। रात 1:05 पहला वार हुआ मुजफ्फराबाद में स्थित लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नाला कैंप पर। वही कैंप जहां से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के हत्यारे तैयार हुए थे। कुछ ही सेकंड में आतंक का अड्डा धुएं और राख में बदल चुका था। इसके बाद सैयदना बिलाल कैंप, गुलपुर कैंप, बरनाला कैंप और अब्बास कैंप, एक के बाद एक 5 आतंकी अड्डे POK में मिट्टी में मिला दिए गए। जो आतंकी कल तक भारत को धमकी देते थे, वो आज मलबे के नीचे दफन हो चुके थे। उसी समय भारतीय जेट्स ने पाकिस्तान के भीतर सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर में आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। मुरीदके का मरकज़-ए-तैयबा, जहां अजमल कसाब और 26 नवंबर के आतंकी तैयार हुए थे, अब इतिहास बन चुका था। अंतिम और सबसे बड़ा वार बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह पर हुआ। यही से संसद हमला, पठानकोट, पुलवामा की साजिशें रची गई थीं। ब्रह्मोस की एक मार और आतंक की रीढ़ टूट गई। सिर्फ 25 मिनट में आतंक के 9 अड्डे तबाह, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके थी। जहां इस ऑपरेशन में जैश के सरगना मसूद अजहर का भाई और इंडियन एयरलाइंस IC-814 की हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रौफ अजहर मारा गया, तो वहीं उसके 2 ब्रदर इन लॉ और जैश के टॉप कमांडर मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी और हफीज मोहम्मद जमील, ये दोनों भी मारे गए। इसके अलावा लश्कर के भी 2 बड़े कमांडर खालिद और मुदस्सर खादियान खास भी ढेर हो गए। इस ऑपरेशन सिंदूर से जैश के सरगना मसूद अजहर का इतना बुरा हाल था कि जब इस हमले में उसके 10 रिश्तेदार और 4 करीबी मारे गए, तो उसे इतनी चोट पहुंची कि उसे ये कहना पड़ा कि काश इस हमले में मैं भी इन लोगों के साथ मारा जाता। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद भारत ने दुनिया को संदेश दिया। एक मुस्लिम महिला अफसर और एक हिंदू महिला अफसर एक साथ खड़ी थी मंच पर। यह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये पाकिस्तान की कट्टर सोच के मुंह पर एक करारा तमाचा था। 12 मई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, इसलिए हमने आतंक के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और POK पर होगी। प्रधानमंत्री की ये स्पीच और भारतीय सेनाओं का ऑपरेशन सिंदूर इस बात का ऐलान है कि अब भारत ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ एक नई रेखा खींच दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान उस रेखा को समझता है या नहीं। अगर उसकी सरकार और सेना ने अब भी आतंकवाद को पालना पसना जारी रखा, तो वो दिन दूर नहीं जब यही आतंकवाद पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा।